नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमारी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है भाग 2, उसके 2 चैप्टर यानी कि शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, पाठ का भावार्थ, कविता से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, कविता का सार, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3 यानी कि पाठ 3 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2 कविताएं दी गई हैं और इन कविताओं को लिखा गया है यहाँ पर कुंवर नारायण जी द्वारा। तो कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई ये 2 कविताएं, पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी आपकी यहाँ पर कविता है जो सीधी थी मगर बात करते करते टेढ़ी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर काव्य दिए गए हैं और इन कविताओं में पहले जो आपकी कविता है कविता के बहाने, इन 2 कविताओं में जो पहली आपकी कविता है कविता के बहाने, उसमें कवि ने उसको इन दिनों जो कवि का काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह है, इन दिनों उससे लिया गया है। और इसमें कवि ने जिस तरह से कविता का नाम आप पढ़ रहे हैं कविता के बहाने, तो कवि कहते हैं कि जो कविताओं की उड़ान है, यहाँ पर कवि ने, आपने चिड़ियों की उड़ान के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8th में, क्लास 7th में आपने चिड़िया के बारे में पढ़ा होगा कि चिड़िया की जो उड़ान है वो असीमित है। वो इस आकाश, इस अंतहीन आकाश को छूना चाहती है, इसके छोर को छूना चाहती है, इसके क्षितिज तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसकी उड़ान जो है वो असीमित है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो असीमित है। कविता की उड़ान उसको कहाँ कहाँ तक लेकर जाती है, कितनी दूर तक लेकर जाती है कविता की उड़ान लोगों की मन के भावों को। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन, पढ़ते हैं अपनी कविताओं को और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारा जो ये चैप्टर है, ये पाठ है, ये कविताएं हैं, ये लिखी गई हैं कुंवर नारायण जी द्वारा। तो हम अपने पाठ को शुरू करने से पहले कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय पर थोड़ा सा नजर डालेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप क्लास 12th में हैं और यहाँ पर आपको पाठ के साथ साथ लेखक के जीवन परिचय के बारे में, लेखक के जीवन के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश। 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह जो 1956, 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह हैं ये सारे इनके। और उसके बाद आत्मजयी, ये इनका प्रबंध काव्य है। उसके बाद आकारों के आसपास, ये इनका कहानी संग्रह है। उसके बाद आज और आज से पहले, ये इनका समीक्षा है। उसके बाद मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य रूप से लिखा गया इनका एक पाठ है। प्रमुख पुरस्कार, तो जिस तरह से इनकी रचनाएं हैं उसके आधार पर इनको बहुत सारे सम्मानों से भी को नवाजित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, कुमारन आशान पुरस्कार भी इनको दिया गया, व्यास सम्मान भी इनको दिया गया, मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार भी इनको दिया गया, लोहिया सम्मान भी इनको दिया गया, कबीर सम्मान और साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। तो ये थी
कुंवर नारायण जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, बाकी का आप देख सकते हैं पूरा जीवन परिचय जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, जिसमें इनकी भाषा जो भाषा शैली थी कि किस तरह से इन्होंने अपनी भाषा शैली में इन कविताओं को लिखा, कविता में इनका मूल भाव क्या था, इनका स्वभाव क्या था, इस तरह से बहुत सारी बातें यहाँ पर इन्होंने इस पाठ में यहाँ पर कवि के बारे में बताई गई हैं। तो आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो उससे पहले आप इस चैप्टर में दिए गए कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय को भी पढ़ेंगे और साथ ही उनकी रचनाएं और उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी शिक्षा दीक्षा, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। तो ये क्लियर। हम आते हैं अपनी कविता पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 कविताएं आपकी इस पाठ में दी गई है। पहली कविता है कविता के बहाने, दूसरी कविता है बात सीधी थी पर भाषा के कारण टेढ़ी हो गई। तो यहाँ पर जो 2 कविताएं ली गई हैं, इनमें से पहली कविता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, इनकी जो पहली कविता है ये इनका जो काव्य संग्रह है इन दिनों से ली गई है और इस कविता में कविता के वजूद को लेकर कि कविता आखिर है क्या को लेकर आशंकित है और यहाँ पर उन्हें शक है कि बहुत सारी इस यात्रिकता के दबाव से कविता का कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा और ऐसी में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। ये एक यात्रा है, कविता के बहाने जो यहाँ पर कविता दी गई है ये एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की, और एक और प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य और कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया के उड़ान की सीमा है और फूल के खिलने की और उसकी परिणति निश्चित है। बच्चे के असीम सपने हैं और बच्चे के खेल किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। जब बच्चा खेलता है तो उसके खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। इसी प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल है। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि ये जो शब्दों का खेल है ये किस तरह से, ये कितना ज्यादा फैला हुआ है, इसका जो फैलाव है वो कितना ज्यादा है। तो इसी तरह से कविता को हम शुरू करते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कविता के बहाने, देखिए बहुत सारी चिड़िया यहाँ पर दिखाई गई है, तो इसी पर यहाँ पर कवि ने कविता बनाई है। एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसका एक एक भावार्थ हम यहाँ पर लेंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता का उड़ना भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता का उड़ना भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कवि ने कविता की उड़ान को बिल्कुल चिड़िया की उड़ान की तरह ही बताया है। कविता की जो उड़ान है उसको बिल्कुल चिड़िया की उड़ान की तरह ही बताया है। लेकिन यहाँ पर कवि इतना कहते हैं कि चिड़िया के, उन्होंने एक फर्क यहाँ पर दिखाया है कि चिड़िया की जो उड़ान है, चिड़िया की जो उड़ान है उसमें उसकी एक सीमा होती है, एक निश्चित सीमा होती है और जो चिड़िया है उसकी उड़ान सीमित है, मगर जो कवि की जो भावनाएं हैं, कविता की उड़ान है चिड़ियों के बहाने। जिस प्रकार से ये उड़ना हमने किससे सीखा है, ये उड़ना किससे सीखा है, बर्ड्स से ही तो सीखा है। जब बर्ड्स उड़ती है तो हम पहले बहुत सोच में पड़ गए कि ये बर्ड्स आखिर उड़ती कैसे हैं। तो इस तरह से हमने देखा, अच्छा इनके पास फेदर्स है, इनके पास विंग्स है, पंख है, इसीलिए ये उड़ पाती है। और इनका शेप जो है, एक पोस्चर जो है, इस तरह से इनका बनाया जाता है। इनका शरीर बहुत ज्यादा हल्का होता है और ये बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर जो इनको अनुकूल बनाती है हवा में उड़ने के लायक। तो ये सारी चीजें हमने सोची। तो कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने।
तो चिड़ियों का बहाना है कि उड़ान क्या होती है, और कविता की उड़ान भी हमने उसी से सीखी है। लेकिन कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि जो चिड़िया है उसकी उड़ान की निश्चित सीमा है, वो एक सीमा के अंदर उड़ती है। मगर कवि की जो भावनाएं हैं, कवि की जो कल्पनाएं हैं, क्योंकि कविता किससे लिखी जाती है? कविता कल्पनाओं से लिखी जाती है, भावों से गढ़कर लिखी जाती है, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो कवि के मन की जो भाव है, कवि के मन की जो कल्पनाएं हैं, उनकी उड़ान असीमित है। उनकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, उनकी उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। तो इसीलिए कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता का उड़ना भला चिड़िया क्या जाने। आगे कवि यहाँ पर, क्योंकि कवि की जो भावनाएं हैं, कवि के मन का जो कल्पनाएं हैं, वो उन अपनी कल्पनाओं के सहारे देश में, विदेश में और एक युग तक की, एक काल तक की सीमाओं से पार उड़ सकते हैं, एक काल तक की सीमाओं को पार कर सकते हैं। तो कवि की जो उड़ान है, कविता की जो उड़ान है, उसको चिड़िया भला क्या जाने। तो आगे कवि कहते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। तो अब कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वो कितना देर तक उड़ती है? वो आंगन में उड़ सकती है, वो छत में उड़ सकती है, वो पेड़ की डालियों पर उड़ सकती है, और आसमान के एक छोर तक उड़ सकती है, आसमान की एक निश्चित सीमा तक वो उड़ सकती है। लेकिन कवि अपनी कल्पनाओं को पंख लगाकर, कविता जो है अपनी कल्पनाओं पर पंख लगाकर, अपने मन की जो उसकी भाव है, उन भावों पर पंख लगाकर न जाने कहां कहां तक उड़ जाता है, न जाने कहां कहां तक ये कविता उड़ जाती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान बहुत ज्यादा व्यापक है, असीमित है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि कल्पनाओं के पंख लगाकर कविता बहुत दूर तक उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की भांति सीमित नहीं है, उसकी उड़ान बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत बड़ी है। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, और महत्वपूर्ण भी है ये कविता, क्योंकि आपके जो पिछले आप सैंपल पेपर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कविता आपको रिपीट दिखाई देगी। तो देखिए, यहाँ पर आप जब काव्य सौंदर्य इसका लिखेंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भाषा बहुत ज्यादा सरल है, प्रवाह युक्त है, और कविता तुकांत है। तुकांत यानी कि जैसे कविता की उड़ान भला चिड़िया, जैसे हमने कहा कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, तुक बन रहा है ना। इसी तरह से बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो तुक बंदी यहाँ पर की गई है। और साथ ही देखिए, इस घर उस घर, जब र वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है, और लास्ट में चिड़िया क्या जाने, जो आपका पंक्ति है, वाक्य जो पंक्ति है एक, उसमें प्रश्न अलंकार है। तो इस तरह से पहला पद हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो अभी तक कवि अपनी कविता की तुलना चिड़िया से कर रहा था और कर रहे थे, और अब कवि अपनी कविता की तुलना फूलों से कर रहे हैं कि कविता का खिलना फूल के बहाने, कविता का खिलना है फूल के बहाने, पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
अपनी कविता को खिलता हुआ कवि उसी प्रकार बता रहे हैं जिस प्रकार सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो सूर्योदय के समय जब लालिमा सूर्य की पड़ती है पेड़ पौधों पर, फूल फलों पर, तो क्या होता है कि जो कपोले होती है, जो एक अध खिली हुई जो कली होती है, वो सूर्य की रोशनी के साथ वो खिलने लगती है। तो कविता भी इस प्रकार से खिल रही है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कविता भी ठीक उसी प्रकार खिलती है जिस प्रकार फूल खिलता है, उसी प्रकार महकती है। महकती यानी कि अपनी खुशबू फैलाती है। तो कविता क्या करती है, अपना भाव फैलाती है लोगों में। और जिस प्रकार फूल चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरता है, उसी प्रकार कविता भी अपना भाव बिखेरती है चारों तरफ। लेकिन फूलों का खिलना, देखिए ये बात यहाँ पर कवि कितनी प्यारी कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, भला फूल क्या जाने। तो फूलों का खिलना, फूलों का महकना, इसकी भी एक निश्चित समय सीमा होती है। देखिए पौधा जब छोटा होता है तो उस पर फूल नहीं आते, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उस पर कली आती है, डायरेक्ट फूल नहीं बनता, पहले कली आती है, फिर वो कली खिलती है, उसके बाद वो फूल, एक निश्चित उसका समय होता है कि वो 2 दिन चलेगा या 3 दिन चलेगा या 4 दिन चलेगा। आजकल के समय में जो गुलाब के फूल हैं, अगर आप घर पे जो सामान्य रूप से आपके घरों में जो गुलाब का फूल लगा होता है, वो 2 से 3 दिन में लगभग समाप्त हो जाता है। यानी कि वो पहले खिलता है, अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, और एक निश्चित समय आने के बाद वो धीरे 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 सूखने लगता है और उस अपनी सुगंध को समाप्त, उसकी सुगंध हो जाती है। तो ये फूलों का खिलना, महकना, ये भी एक निश्चित समय के तक है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। जिस तरह से लोग अपने घर के बाहर, घर के अंदर फूलों को लगाए रहते हैं, लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने। जो कभी न मुरझाने वाला फूल हो, जो हमेशा महकते रहने वाला फूल हो, ऐसा फूल बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ समय बाद तो वो मुरझा ही जाते हैं। लेकिन कविता के जो भाव हैं, देखिए यहाँ पे कवि आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि कविता के जो भाव हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। कविता के भाव तो लोगों के साथ कनेक्ट होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और एक चिर स्थायी काल तक बने रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, लोगों को प्रसन्न करते रहते हैं, लोगों पर इफेक्ट डालते रहते हैं। तो इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं कि फूलों के खिलने का भी एक निश्चित समय होता है, और एक निश्चित समय बाद वो फूल भी मुरझा जाते हैं, वो फूल भी सूख जाते हैं। लेकिन कविता का जो खिलना है वो बिना मुरझाए चिरकाल तक अपने भावों को लोगों तक, भाव के जो प्रभाव है उनको चिरकाल तक वो लोगों के अंदर रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर कवि ने कविता में फूलों के खिलने का जो अर्थ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो कवि कहते हैं कि कविता का खिलना, कविता के खिलने का अर्थ फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल तो घरों में खिलते हैं, आंगन में खिलते हैं, बागों में खिलते हैं, बगीचों में खिलते हैं, महकते भी हैं, अपने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाते भी हैं, लेकिन कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। और उनका ये खिलना, उनका ये महकना कुछ समय के लिए ही होता है। लेकिन जब कविता खिलती है वो अपनी महक से लोगों के भावों को, लोगों के दिलों को महकाती है, और वो कभी नहीं मुरझाती और हमेशा लोगों के अंदर एक ताजगी बनाए रखती है। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं इसीलिए कि फूल कविता के बिना मुरझाए खिले रहने और महकते रहने के महत्व को, रहस्य को कभी नहीं समझ सकता। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी पंक्तियां आगे। कविता एक खेल है, आगे की पंक्तियां, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर,
यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर कवि ने बच्चों व उनके खेल की उनकी तुलना कविता से की है। जिस प्रकार खिलौनों से खेलते हुए बच्चे बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं और उनकी जो कल्पनाएं होती है वो असीमित होती है। उनकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे जब कल्पनाएं करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये बच्चा हो के ये सब सोच रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों का जो खेल है उसकी समानता कविता से की है कि जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं तो खेलते वक्त वो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारे सपने वो सजाते हैं और वो सपने असीमित होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। और कवि खिलौनों से खेलने की जो ये ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे खिलौने से खेलते वक्त अपनी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और उनकी कल्पनाएं असीमित होती हैं, ठीक उसी प्रकार कविताओं की भी कोई सीमा नहीं होती। यानी कि कल्पनाओं की, जो कवि की कल्पनाएं हैं इस कविता में, उनकी कोई सीमा कभी नहीं है। ये कवि शब्दों के खिलौनों से, जिस प्रकार बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं और अपनी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, कभी वो घर बना लेते हैं, कभी वो महल बना लेते हैं, कभी वो स्वांग रचाते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कवि शब्दों के इन खिलौनों से खेलते रहते हैं और अपनी कविताओं के सहारे से, अपनी कल्पनाओं के सहारे से उड़ान भरते रहते हैं और सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। और देखिए आगे की जो पंक्तियां हैं बहुत ही प्यारी है कि बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। अब देखिए बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि बाहर भीतर बच्चे जो होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं तो वो अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। वो जाति पाति नहीं देखते, वो छुआछूत नहीं देखते, वो भेदभाव नहीं देखते, वो अपना पराया नहीं देखते। वो खेलते खेलते ये सारे भेद भूलकर किसी भी घर में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, किसी के भी घर में चले जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर उनके बराबर का बच्चा है। वो कभी नहीं पूछते कि आप कहाँ के हो, क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी जाति के हो, वो कभी नहीं पूछते। कोई भेद नहीं करते वो, ना जाति पाति का, ना ही अपने पराये का। ये नहीं सोचते कि ये मेरा अपना नहीं है, मैं इसके घर पर क्यों जाऊं। तो उस वक्त उनके मन में तेरा मेरा, अपना पराया, जाति पात का कोई भी भेदभाव नहीं होता। वो समान भाव से सबके घर में चले जाते हैं और अगर वहां पर उन्हें कुछ खाने को मिल जाता है तो वो वहां पर उस चीज को खा भी लेते हैं। वो कभी भी नहीं सोचते कि मैं दूसरे के घर जा रहा हूँ तो मुझे नहीं ऐसे कोई भी चीज वो करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन जो होते हैं वो बहुत साफ होते हैं, वो निश्चल होते हैं, वो निस्वार्थ होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सभी के घरों में वो समान रूप से प्रेम भाव से चले जाते हैं। इस तरह से वो सबको एक कर देते हैं, समानता वो लेकर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी अपनी सीमा को नहीं जानती, अपनी सीमाओं को नहीं पहचानती। वो सभी को अपने समान भाव से, अपने एक भाव से वो सभी को प्रभावित करती है, समान रूप से वो सभी को प्रभावित करती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने बच्चों की जो तुलना है वो कविता से की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं जो है असीमित है और दोनों ही कभी भी अपने पराये में भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करते। तो देखा आपने कितनी प्यारी पंक्ति है, कितनी सुंदर कविता लिखी गई है कुंवर नारायण जी द्वारा। तो इस तरह से हमारी ये पहली कविता के बहाने यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम शुरू करेंगे अपनी अगली कविता को,
बात सीधी थी मगर, बात सीधी थी पर। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारी कविता आपकी ये है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कई बार क्या होता है कि हम एक छोटी सी बात, यहाँ पर देखिए कवि ने कथ्य के माध्यम से, यानी कि एक कथन के माध्यम से एक द्वंद को उकेरते हुए उन्होंने भाषा की सहजता की बात की है। क्योंकि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम सीधी बात को, जो कोई भी सीधी या सरल बात होती है, उसको बिना पेच फंसाए सीधे सरल शब्दों में हमें उसको कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के फेर में पड़ने से बात कभी भी आपकी स्पष्ट नहीं होती, बल्कि उसमें जटिलताएं बढ़ जाती हैं, उसमें कठिनताएं आ जाती हैं। अगर आपको किसी बात को, किसी भी व्यक्ति को कहना है, तो आपको बहुत सीधे तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपने उस बात को कहना है, उसको घुमाने की कोशिश नहीं करनी है। तो कविता को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी भावार्थ को भी समझेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात तो बने, बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके मन में एक बात आई, और वो बात बिल्कुल सीधी और सरल थी, बहुत ज्यादा सीधी और सरल बात थी। वो कुछ कहना चाहते थे, जिस व्यक्ति से वो इस बात को व्यक्त करना चाहते थे, जिस व्यक्ति को वो इस बात को बताना चाहते थे, जिस व्यक्ति को वो इस बात को कहना चाहते थे, तो वो क्या चाहते थे कि व्यक्त करने के लिए वो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करके, अर्थात वो एक भाषाई यहाँ पर प्रभाव दिखाना चाहते थे उस व्यक्ति के सामने। वो चाहते थे कि जो मेरी बात है वो उस व्यक्ति को प्रभावित कर दे, उस व्यक्ति को इफेक्ट कर दे। तो वो कहते हैं एक बात थी, सीधी बात थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी पड़ गई। यानी कि कवि कहते हैं कि एक बार एक बात थी और उसमें उन्होंने बहुत सीधी बात थी, बहुत सरल बात उनके मन में आई थी, लेकिन उस बात का भाषाई प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने उस प्रयास में उसकी जो सरलता थी उसको खो दिया, यानी कि वो थोड़ा सा टेढ़ी फंस गई। अब कहने का अर्थ ये है कि जो शब्द है वो सरल बात, उससे क्या हुआ कि जो सरल बात थी वो भी जटिल हो गई। और कवि कहते हैं कि उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को तथा शब्दों को बदलने का प्रयास किया, बहुत ज्यादा बदलने का प्रयास किया, उसे पाने की कोशिश में। यानी कि मैं जिस पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था, मैं जिस पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाहता था, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा उस बात को भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो वो कहते हैं कि जब मैं इस तरह से सोचने लगा तो उस भाषा की जो सरलता थी वो समाप्त हो गई, यानी कि वो भाषा और भी जटिल हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई, यानी कि और भी जटिल हो गई। तो कवि कहते हैं कि मैंने भाषा को, शब्दों को बदलने का प्रयास किया ताकि उस व्यक्ति पर मेरा इम्प्रेशन, मेरा प्रभाव अच्छा पड़े, लेकिन भाषा को इसके लिए मैंने उल्टा पलटा, शब्दों को काट छाट कर आगे पीछे किया
और फिर इसके लिए इससे कि ताकि जो मूल बात है, जो एक क्लियर बात जो है वो सरलता से व्यक्त हो सके, जो क्लियर बात मेरे मन में है वो सरलता से आ सके। तो मैंने कोशिश की कि ये बात सहजता से व्यक्त हो जाए, कि ये बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, अर्थात या तो ये बात सहजता से व्यक्त हो जाए, उस व्यक्ति के सामने आ जाए, या फिर ये भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर निकल जाए। लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों ही चीजें नहीं हो पाई और बात और भी ज्यादा भाषा के कारण और भी ज्यादा जटिल होती गई। और कवि कहते हैं कि मेरी बात उसके जाल और जंजाल में उलझ कर रह गई, और इस तरह से बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि इस तरह से भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और भी ज्यादा जटिल हो गई, बात और भी ज्यादा कठिन हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो मन में जो भी आपके भाव हैं, उन भावों को आप व्यक्त कर दो, उन भावों को आप व्यक्त करो, और उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ने की कोशिश मत करो, अपने मन से बातें बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो चीज आप देखिए, जो दिल की बात होती है, जो मन की बात होती है, जो हम मन से कहना चाहते हैं, वो लोगों को बहुत जल्दी से इफेक्ट करती है। और जो हम बनाकर बहुत सारी चीजें उसमें जोड़कर, बहुत सारे शब्दों को काट छाट कर जब हम बात करते हैं तो कई बार वो बात समझ से परे हो जाती है। इंसान 5 मिनट के लिए सोचने लगता है कि आखिर इसने बोला क्या, आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो इस तरह से आगे की पंक्तियां हम शुरू करते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अब लेखक कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। तो आगे की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, जो भी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि भाषा के चक्कर में मैं उस बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने के बजाय, मुश्किल को धैर्यपूर्वक समझे बिना, यानी कि बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करे बिना मैं उसको और ज्यादा कठिन करता गया, यानी कि उसे बेहतर कसता गया। या अपनी बात को बोलते रहने, अपनी बात को कहते रहने और उसमें बहुत सारी भाषाई जो शब्द हैं, बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं, उनको जोड़ने के कारण मैं अपनी ही बातों में फंस गया। यानी कि मैं पेच को खोलने के बजाय, कोई चीज जब टाइट रहती है तो उसको लूज करने के बजाय, उसको स्मूथ बनाने के बजाय मैं उसको बेहतर कसता चला गया, यानी कि और अच्छे से मैं उसको कसता चला गया। क्यों? कि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि लिख रहे हैं कि क्योंकि मुझे इस करतब पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं भाषा को सुलझाने के बजाय, भाषा को ठीक करने के बजाय मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी बात को धैर्य से नहीं समझ पा रहा था, अपनी बात पर धैर्य से नहीं बात कर पा रहा था। और इसी कारण जिस प्रकार कोई भी पेच अगर ठीक से ना लगे हो, कोई भी पेच अगर ठीक से ना लगे हो तो उसको कसने के बजाय, उस पेच को कसने के बजाय आप उसको पहले खोलिए, पहले लूज कीजिए। तो बच्चे अपनी इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कई बार क्या होता है कि हमारी बातों के चक्कर में, हमारी बातों के कारण ही कई बार हमारे जो संबंध होते हैं आपस में, अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जो संबंध होते हैं वो और ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। क्योंकि
एक छोटी सी बात होती है जिसको हम क्लियर नहीं कर पाते, जिसको हम आसानी से नहीं बता पाते, और उस बात में हम पुरानी बातें जोड़ते हुए आते हैं। अच्छा, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। यानी कि एक पेज जो है वो सही तरीके, वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो उसको खोलने के बजाय, उसको अलग करने के बजाय हम उसको अगर कसते चले जाएंगे तो क्या होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इस कविता में। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत अच्छा भावार्थ आपको यहाँ पर समझने को मिल रहा है। और पहली कविता जो थी हमारी यहाँ पर कविता के बहाने, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके भावार्थ को आप लिखने की कोशिश करें। जो इस कविता को, ये जो कविता है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जो कुछ भी आज पढ़ाया उसको घर पर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।